हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जिसमें हमने पहले जो हमारा फर्स्ट था टाइप ऑफ वाइस, इसको कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा होगा तो हमारी लास्ट वीडियो जो है, इससे पहले हमारी एक वीडियो अपलोडेड हुई है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। और इसमें हम थर्ड जो सेकेंड हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का जो सेकंड प्रिंसिपल है, ऑडी अल्टरम पार्टम, इसको देखेंगे और साथ ही साथ रीजन डिसीजन जो हमारा थर्ड प्रिंसिपल है, इसको देखेंगे और कुछ केस लॉस भी देखेंगे। बात करते हैं इससे पहले कि हमारा ये यूट्यूब चैनल है, आप इसको देख सकते हैं। लगभग 40 वीडियो जो है वो इस टाइम जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, इस टाइम 41+ जो है वो वीडियो अपलोडेड कर दी है, जिसमें हमने जूरिस्प्रूडेंस को कंप्लीट डिस्कस कर लिया है 28 वीडियो में कंप्लीट। ठीक है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को भी डिस्कस कर लिया है, साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की प्लेलिस्ट जो है वो बनाई गई है, आप उसको भी देख लीजिएगा। बात करते हैं ऑडी अल्टरम पार्टम की, जो ये हमारा जो सेकंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का। ठीक है। तो बात करते हैं ऑडी अल्टरम पार्टम। ये सिंपली इंक्लूड करता है लेटिन वर्ड विच बेसिकली मीन नो वन कैन बी कंडेम्न, जिसका कि बेसिकली मतलब क्या है, मीनिंग क्या है कि किसी भी व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर जो है वो दिए बिना अदालत से दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है। मतलब कि हर पर्सन को क्या दी जाएगी, फेयर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, बीइंग हर्ड, सुनने की अपॉर्चुनिटी जो है वो दी जाएगी। ठीक है। और उस पर्सन को बिना सुने जो है वो पनिश नहीं किया जाएगा कोर्ट के द्वारा। ठीक है। और इन मैनी जुरिस्डिक्शन वर्क ऑफ केसेस आर लेफ्ट अनडिसाइडेड, बोला है कि कई बार ऐसा होता है कि अधिकांश मामलों में सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना ही उसे अनिश्चित जो है वो छोड़ दिया जाता है। और बोला है वर्क ऑफ द केसेस आर लेफ्ट अनडिसाइडेड विदाउट गिविंग अ फेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट। ठीक है। बात करते हैं इन अ लिटरल मीनिंग ऑफ दिस रूल is the both party should be given a fair chance to present themselves। बोला है कि दोनों पक्षों को क्या है, दोनों पार्टीज को क्या दी जानी चाहिए, फेयर चांस दिए जाना चाहिए अपने आप को प्रेजेंट करने का, और विद देयर रेलिवेंट पॉइंट एंड फेयर ट्रायल का। ठीक है। ताकि उनके साथ जो है वो फेयर ट्रायल हो सके, निष्पक्ष परीक्षण जो है उनका किया जा सके, फेयर ट्रायल जो है उनके साथ हो सके। बोला है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है ऑफ द नेचुरल जस्टिस का। ये एक प्योर है फ्रॉम नॉट टू पेनलाइज एनीवन विदाउट, मतलब विदाउट एन वैलिड रीजनेबल ग्राउंड। बोला है कि किसी भी व्यक्ति को जो है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रूल है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का, जिसमें ये बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाए, पेनलाइज जो है वो नहीं किया जाएगा विदाउट एनी वैलिड और रीजनेबल ग्राउंड के, कि बिना किसी उचित आधार पर किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है। और उसको जो है वो सुना जाएगा अच्छे तरीके से, किस तरह से, प्रायर नोटिस देके, शुड बी गिवन, प्रायर नोटिस जो है वो दिया जाता है to a person so he can appear to know and all charges are framed against him, कि वो क्या हो सके, कोर्ट में अपेयर हो सके और उसे इस बात की जानकारी हो सके कि उसके अगेंस्ट क्या चार्जेस जो है वो फ्रेम किए गए हैं। ठीक है। और इट इज ऑल्सो नॉन एज अ रूल ऑफ फेयर हियरिंग, ये बोला है रूल ऑफ फेयर हियरिंग है। ठीक है। और द कंपोनेंट ऑफ फेयर हियरिंग क्या है, आर द नॉट फिक्स्ड और रिजिड नेचर, जो कि फिक्स्ड नहीं है और रिजिड नेचर है। ठीक है। और रिजिड नेचर भी नहीं है। ठीक है। और ये वेरी करता है फ्रॉम केस टू केस। ठीक है। और अथॉरिटी टू अथॉरिटी, पर्सन टू पर्सन, जो हमारी जो डिसाइडिंग अथॉरिटी होगी उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को एप्लीकेबल करवाते हैं। ठीक है। अपने अपने तरीके हो सकते हैं काम करने के, बस इसका सिंपल मतलब ये है कि किसी को भी बिना सुने जो है वो छोड़ा नहीं जाएगा, हर किसी को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी सुनने की। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये हमारा सिविल केस जो है वो चल रहा है, ये हमारे जज साहब है, ये 2 पार्टीज हैं ए एंड बी, तो दोनों को ही सुना जाएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। आप देखते हैं कि हमारे जब सिविल केसेस चलते हैं, एक पार्टी प्लेंट फाइल करती है तो दूसरी पार्टी को क्या दिए जाते हैं, सम्मन दिए जाते हैं, ताकि दोनों पार्टी जो है वो कोर्ट में आ सके। ठीक है। हर किसी को अपॉर्चुनिटी दी जाती है सुनने की। फिर बात करते हैं कि कंपोनेंट क्या है। तो कंपोनेंट क्या है, सबसे पहले इशू करेंगे हम नोटिस को।
ठीक है, इशू ऑफ नोटिस होगा कि एक पार्टी ने केस कर भी दिया तो दूसरी पार्टी को इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि आपके खिलाफ जो है वो केस कर दिया गया। ऐसा नहीं किया जाएगा कि जिस पार्टी ने केस किया उसी को सुन के जो है केस डिसाइड कर दिया, नहीं। तो दोनों पार्टी को सुना जाएगा और वो किस तरीके से हो सकता है, इशू ऑफ नोटिस करके, ठीक है। अब वैलिड और प्रॉपर नोटिस जो है वो दिया जाएगा जो कि रिक्वायर्ड पार्टी है उस मैटर में, ठीक है। उसके बाद ही फर्दर जो है आगे प्रोसीडिंग जो है वो चलेगी और प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट किया जाएगा फेयर ट्रायल मेथड से। और इवन इफ द स्टैट्यूट डज नॉट इंक्लूड द प्रोविजन ऑफ द इशू ऑफ द नोटिस देन विल गिवन अ प्रायर मेकिंग अ डिसीजन, बोला है कि प्रॉपर इशू जो है प्रॉपर नोटिस जो है वो उनको इशू किया जाएगा ताकि दोनों पार्टी जो है वो अपने आप को कोर्ट में प्रेजेंट कर सके, अपने आप का बचाव भी कर सके, ठीक है। इसीलिए डिसीजन देने से पहले बोला है दोनों पार्टीज को बुलाया जाएगा, इशू नोटिस जो है वो इशू किया जाएगा ताकि दोनों पार्टी आ सके। ये जो है वो हेल्ड हुआ था इन द केस ऑफ द फैजल वाई वर्सेस कस्टोडियन का एक मामला था, ठीक है। अब बात करते हैं इन द केस ऑफ कांडा वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ मलाया, जिसमें जो कोर्ट हेल्ड किया था कि नोटिस जो है वो मस्ट बी डायरेक्टली होना चाहिए, कि नोटिस जो है वो सीधे ही होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि इसके पास भेज दिया, इसके पास किसके पास नहीं। आप देखते हैं कि कोर्ट के द्वारा समन दिए जाते हैं तो वो डायरेक्टली दिए जाते हैं, ठीक है। और क्लियरली होना चाहिए और उसमें सब कुछ लिखा गया होना चाहिए, स्पेसिफिकली लिखा गया होना चाहिए कि कौन सा मैटर है, किस मैटर के बेस पर आपके खिलाफ जो केस फाइल किया गया है, आप किस मैटर के बेस पर आपको कोर्ट में बुलाया जा रहा है, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वन ऑफ द राइट ऑफ इंडिविजुअल इज डिफेंडेंट हिमसेल्फ, ठीक है। और शुड बी फेमिलियर होना चाहिए विद द रेलिवेंट मैटर और मे कॉन्ट्राडिक्ट द स्टेटमेंट एंड द सेफगार्ड हिमसेल्फ। बोला है कि उस व्यक्ति को अपने वह व्यक्ति के अधिकारों में से एक है, मतलब उसको जो है ये जानने का पूरा अधिकार है कि उसके खिलाफ जो है क्या केस किया गया है, उसके बारे में उसको पूरा पता होना चाहिए। और उसको नोटिस दिया जाएगा, उसमें प्रॉपर सब कुछ लिखा जाएगा पूरा क्लियर तरीके से और डायरेक्ट तरीके से कि उसके खिलाफ क्या केस जो है वो फाइल हुआ है, किस लिए, कि वो अपने आप का बचाव कर सके, ठीक है। इसलिए उसे संबंधित मामलों से परिचित होना चाहिए ताकि वो टाइमली अपना जो है स्टेटमेंट बना सके और अपने आप को सेव कर सके, ठीक है, सेफ गार्ड हिमसेल्फ। बात करते हैं तो नोटिस शुड बी रिगार्ड एंड उसके साथ ही एक और चीज बोली उन्होंने कि नोटिस जो है वो क्या होना चाहिए, नोटिस में यदि वो क्रिमिनल केस है ना तो पहले नोटिस दिया जाता है ना, उसके बाद आते हैं वारंट, ठीक है। यदि जो है वो नॉर्मल एनआई एक्ट से रिलेटेड है या नॉर्मल क्रिमिनल केस है जिसमें पहले तो जाते हैं सम्मन, एक बार नोटिस ही जाता है पार्टी को, ठीक है। दूसरी बार जाते हैं आपके, यदि दूसरी बार भी सम्मन जाते हैं और फिर भी नहीं आता तो वारंट जाते हैं, ठीक है। तो बोला है उसी केस में ये बोला गया था कि नोटिस शुड बी रिगार्ड होना चाहिए टू द चार्ज फ्रेम्ड अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन, कि उसमें वही चीजें होनी चाहिए, उस नोटिस में वही चीजें होनी चाहिए जो कि उसका रियल में केस चल रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दिया तो, और उसी के बेस पर जो उसके अगेंस्ट जो है वो चार्ज फ्रेम किए जाएंगे, फ्रेम अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन और प्रोसीडिंग टू बी द हेल्ड, और ही कैन ओनली पनिश, उस पर्सन को उसी बेस पर पनिश किया जाएगा ऑन द चार्जेस के बेसिस पर, उन जो कि मेंशन किए गए हों नोटिस में। जब उसको नोटिस जाएगा उसमें वो ही चार्जेस मेंशन, वो सेक्शन ही, वो धाराएं ही लगाई जाएंगी जो कि ओरिजिनल में लगी होंगी। और ऐसा नहीं कह सकते कि उस टाइम उस नोटिस में कुछ और लिख दिया बाद में उसको कुछ और दिया, है ना। तो बोला नोटिस जो है वो मेंशन होना चाहिए और नॉट फॉर एनी अदर चार्जेस, और उसके खिलाफ जो है वही चार्जेस होने चाहिए जो कि उस नोटिस में गए हैं। उसे राइट है, राइट टू प्रेजेंट द केस एंड एविडेंस। और दूसरा है कि ऑडियो अल्टरम पैटर्म का सेकंड कंपोनेंट क्या है कि उसे राइट है अपने आप को प्रेजेंट करने का और अपने केस को प्रेजेंट करने का और एविडेंस देने का। आफ्टर रिसीविंग द नोटिस ही मस्ट गिव अ रीजनेबल टाइम, बोला है कि जब भी उसे नोटिस मिलेगा तो उसे गिवन प्रॉपर टाइम दिया जाएगा अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए और अपने केस को प्रेजेंट करने के लिए कोर्ट में, ताकि वो रियल एंड इफेक्टिव मैनर में अपने केस को प्रेजेंट कर सके। और द रिफ्यूजल शुड बी डन ऑन अनरीजनेबल ग्राउंड ड्यू टू द आर्बिट्रेरी, ठीक है। फिर बात करी है लास्ट की, उसके पास क्या है, थर्ड राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन है। अपने आप बोले क्रॉस एग्जामिनेशन करने का भी उसको राइट है
राइट ऑफ फेयर हेयरिंग जो है इंक्लूड करता है राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन द स्टेटमेंट जो कि मेड बाय द पार्टीज होंगी, ठीक है। जो भी निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार में पार्टियों के द्वारा दिए गए बयान में जो जीरा होती है, क्रॉस एग्जामिनेशन होती है ना, उसका अधिकार भी जो है शामिल है। यदि हमारे ट्रिब्यूनल डिनाई करें राइट टू द क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, तो ये क्या होगा, वायलेशन होगा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का। एंड ऑल नेसेसरी कॉपीज, जो भी नेसेसरी कॉपीज हैं वो किसे दिए जाएंगे, दोनों पार्टीज को दिए जाएंगे। शुड बी गिवन एंड फेल्यूर ऑफ दैट विल also encroach the principle। और जो डिपार्टमेंट should make available offices who are involved the procedure and investigation or do cross examination। cross examination जो डिफाइन करा गया है हमारे सेक्शन 137 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ठीक है। तो और इसी के साथ एक और केस देख लेते हैं। इन सर्टन एक्सेप्शंस जो कि बताई गई है राइट ऑफ द क्रॉस एग्जामिनेशन को डिनाई किया जाए, मतलब कुछ एक एक्सेप्शंस भी हैं जिनके बेसिस पर जो क्रॉस एग्जामिनेशन है उसको डिनाई किया जा सकता है। तो एक केस है हरिनाथ मिश्रा वर्सेस राजेंद्र मेडिकल कॉलेज, ठीक है। इस केस में क्या था, जो एक मेल स्टूडेंट था, ठीक है, उसे चार्ज किया गया था कि वो क्या करता है, इनडिसेंट बिहेवियर करता है किसके साथ, फीमेल स्टूडेंट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन है उसको डिनाई किया जा सकता है फॉर द मेल स्टूडेंट, क्योंकि यदि ऐसा हुआ कि फीमेल से क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ एक जो है वो मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन भी जो है पूछ लिए और इस बात का आंसर देने के लिए और क्रॉस एग्जामिनेशन देने के लिए जो है वो फीमेल मना करती है, तो ये वायलेशन नहीं होएगी हमारे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की, ठीक है। देन इट विल नॉट आल्सो लीड टू द वायलेशन ऑफ द नेचुरल जस्टिस, ठीक है। फिर बोला है सम टाइम इट बिकम वेरी नेसेसरी, कई बार ये होता है कि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि उस कि मतलब कुछ एक केसेस ऐसे आते हैं, जैसे रेप के केसेस देखे होंगे आपने, तो इस जिसमें क्या होता है कि एक जो विक्टिम है उसकी आइडेंटिटी को क्लोज रखना जो है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। सीक्रेट रखना बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंशियल रखना जो है बहुत जरूरी होता है। एंड देयर इज अ थ्रेट, जहां पर आपको जान और माल का, थ्रेट ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी का जो है वो खतरा होता है। एंड द कुछ एक सिचुएशन जो कि बोले फेस इन द केस ऑफ द गुरु बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, ठीक है। और उसी के साथ एक और केस देख लेते हैं कि एक इलस्ट्रेशन दी गई, उदाहरण दिया गया है कि इन अ मैटर, कि कई बार ऐसा हो कि जहां पर एक लॉयर जो है वो क्लाइंट, लॉयर एंड क्लाइंट आर इन्वॉल्व हो रहे हो, नो बडी कैन फोर्स द लॉयर टू रिवील वट ऑल द इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द क्लाइंट एंड द लॉयर इन रिलेशन टू केस। बोले है कि उस मामले में जहां एक एडवोकेट जो है वो अपने क्लाइंट को कभी भी ये बताने के लिए मजबूर नहीं कर सकता कि उसके मामले का संबंध जो है वो क्लाइंट से, क्लाइंट के द्वारा एडवोकेट को दी गई जानकारी से दी गई है, ठीक है। मतलब उसे फोर्स नहीं कर सकता कि वो अपनी जो भी जानकारी है जो है जबरदस्ती दे। हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हैं उसे वो कॉन्फिडेंशियल रखना चाहे क्लाइंट, तो रख सकता है। और केस है केस लुधियाना फूड प्रोडक्ट, जिसमें कोर्ट ने हेल्ड किया था कि पार्टी जो है वो रिफ्यूज करती है, यदि पार्टी चाहती है, पक्ष जो है वो गवाह में जिरा करने, क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए जो है इनकार कर रहा है, तो विटनेस क्या कर सकता है, देन इट विल नॉट फॉल अंडर द मिसकैरेज ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो हम ये ऐसा नहीं मानेंगे जिसमें गवाह ही खुद मना कर रहा है कि मुझे जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करवाना है, तो ऐसा नहीं है। प्राकृतिक ये क्या है, नेचुरल जस्टिस के नियम का उल्लंघन जो है वो नहीं होगा। और लास्ट है हमारा राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसे क्या राइट है कि वो अपने आप का, अपने पक्ष को रखने के लिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए एडवोकेट को चुन सकता है। इन द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, जब इंक्वायरी का प्रोसेस होता है, एवरी पार्टी, हर एक पार्टी के पास क्या होता है, राइट होता है हैव अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव का, और ईच पार्टी विल बी प्रेजेंट होती है बाय द लीगली ट्रेन पर्सन, जो कि एडवोकेट होता है। नो वन कैन डिनाई, सिमिलरली द डिपार्टमेंट हैज सम राइट, बोला है सिमिलरली डिपार्टमेंट के पास क्या होते हैं, कुछ एक राइट होते हैं, चाहे डायरेक्ट इट्स ऑफिस हो या तो थ्रू आर द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो, जो कि कंडक्ट की जाए और एडजुडिकेट की जाए, ठीक है। ये हमारा केस था संघई टेक्सटाइल प्रोसेसर वर्सेस कमिश्नर। और कुछ एक एक्सेप्शंस हैं इसकी, ऑडियल्ट्रम पार्ट्रम की, कि ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड जो है वो हो सकता है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जो है ऑडियल्ट्रम
को किया जा सकता है और एक्सप्रेस स्टैट्यूटरी प्रोविजन और नेचर ऑफ द केस इज नॉट द सीरियस काइंड। ठीक है, जो मामले की प्रकृति जो है वो गंभीर प्रकार की नहीं है। देन इफ डज नॉट इफेक्ट द स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल और एप्लीकेबिलिटी क्या बोलती है कि नेचुरल जस्टिस इज एप्लीकेबल होता है सम ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स में, ठीक में, जिसमें कि हमारा सेकंड पॉइंट है कोर्ट एक्सेप्ट the ex parte or tribunals or authority interested with the discretion but the subject to the legal limitations। ठीक है, बात करते हैं हमारे लास्ट ग्राउंड की, जो हमारा थर्ड प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का, रीजन डिसीजन, जिसमें कि बोला है जो एग्रीव्ड पार्टी है उसे चांस दिया जाएगा कि टू डेमोन्स्ट्रेट करे बिफोर द एपिलेट एंड रिविजनल कोर्ट दैट what was the reason which the authority to reject, कि उसे अपनी जो भी अपील होगी और पुनरीक्षण होगा, मतलब उसे एपिलेट और रिविजनल कोर्ट में उसे क्या कर ये मौका दिया जाएगा कि क्या कारण था जो इसे अस्वीकार करने का अधिकार बनता है। ठीक है, और दूसरा है कि बोला है इट इज अ सेटिस्फैक्टरी पार्ट है कि पार्टी अगेंस्ट हुम द डिसीजन मेड, कि उस पार्टी ने मतलब उसे सेटिस्फैक्टरी पार्ट जो है वो दिया जाए, मतलब उसको रीजन दिया जाए कि उस पार्टी ने मेरे अगेंस्ट जो है, मतलब उस पार्टी के अगेंस्ट जो है, मतलब आपने जो है वो निर्णय जो है जिसके खिलाफ जो है निर्णय लिया गया है। ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रीजन रिकॉर्ड करे कौन, वर्क एज अ ऑब्स्टेकल अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्शन बाय द जुडिशियल पावर वेस्टेड एंड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, की ये जो है जिम्मेदारी है कार्यकारी प्राधिकरण की कि निहित जो न्यायिक शक्ति है द्वारा मनमानी जो कार्यवाही के खिलाफ जो बाधाओं के रूप में जो काम करती है। ठीक है, कि वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करे, रीजन को रिकॉर्ड करे कि जिस बेस पर उस वो पर्टिकुलर रीजन था जिस बेस पर उन्होंने डिसीजन दिया। ठीक है, एक नॉर्मल वर्ड्स में हम इतना ही कह सकते हैं कि क्या रीजन था, क्या कारण था उस डिसीजन देने का, उस जो हमारा जो अथॉरिटी ने डिसीजन दिया, जज साहब ने निर्णय दिया, ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर की देने का क्या रीजन था। ठीक है, और इतना ही है हमारी इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। साथ ही साथ हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। ठीक है, और जाते जाते दोबारा से बोलना चाहूंगी कि हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।